नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज़, जहां पे हम यूपीएससी मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ इंडिविजुअल टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन फ्यूचर में अगर हमारे सामने वापस से किसी दूसरे फॉर्मेट में आता है तो हम उसको आंसर कर पाएँ। तो उसी सीरीज़ में इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है पोटेंशियल जीडीपी। ये पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, इसके बारे में ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी मेंस में, जैसा कि आप देख सकते हो इन 2020। लेट्स सी हाउ द क्वेश्चन रीड एज डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी। तो पहला क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछना चाह रहा है कि पोटेंशियल जीडीपी को पहले तो आप डिफाइन करो एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। दूसरा क्वेश्चन है कि इसके डिटर्मिनेंट्स बताओ। What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP? ऐसे फैक्टर्स बताओ। तीसरा क्वेश्चन ये है, ऐसे फैक्टर्स बताओ जो इंडिया को उसकी पोटेंशियल जीडीपी अचीव करने से रोक रहा है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन है और 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल जीडीपी को स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जीडीपी क्या होती है ये तो सबको पता ही होगा। इकोनॉमी का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जीडीपी क्या होती है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और वो जो टाइम पीरियड होता है वो हम कब लेते हैं? हमारे फाइनेंशियल ईयर का। क्लियर? ये हमारी जीडीपी होती है। इसका मतलब जीडीपी एक ऐसी वैल्यू है जिससे हम हमारी इकोनॉमी में एक गिवन पीरियड में कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए हम उसको निकालते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें एक शब्द और जोड़ दिया जाए, डेट इज पोटेंशियल। ये पोटेंशियल जीडीपी क्या होगा? तो अभी पोटेंशियल जीडीपी का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी जीडीपी कर पाते या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने गुड्स एंड सर्विसेज को हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर पाते विद इन अ गिवन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये हो जाएगा पोटेंशियल जीडीपी। जैसे हम लोग मोटिवेट होने के लिए बोलते हैं ना कि ये मेरा पोटेंशियल है, देखो मैं अब दिखाता हूँ मेरा कितना पोटेंशियल है, मैं यूपीएससी क्रैक कर सकता हूँ। तो ये होता है पोटेंशियल कि आप कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो वैसे ही जब पोटेंशियल जीडीपी की बात चलेगी तो मतलब आपकी जीडीपी का पोटेंशियल, मतलब सबसे ज़्यादा कितनी जीडीपी आपका देश अचीव कर सकता है, इसको पोटेंशियल जीडीपी कहा जाएगा। तो पोटेंशियल जीडीपी जो है ना दोस्तों, वो एक तरीके का थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है। अब आप बोलोगे कि ये थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया एक एग्जाम्पल देके कि यूपीएससी क्रैक करने का आपका पोटेंशियल है, मगर ये तो आप बता रहे हो ऑन सर्टेन पैरामीटर्स या फैक्टर्स कि देखो मैं 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, देखो मैं रात भर भी जाग सकता हूँ, देखो मैं सब्जेक्ट से बोर भी नहीं होता हूँ, देखो मैं ऑप्शनल भी इतने टाइम तक पढ़ लेता हूँ, देखो मैं इतना परसिस्टेंट भी हूँ, देखो मैं इतना हार्ड वर्किंग भी हूँ। तो ये मेरे सारे फैक्टर्स हैं और इन पैरामीटर्स पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं यूपीएससी क्रैक कर सकता हूँ। बिल्कुल उसी तरह आप ये बोल रहे हो ना, अभी आपने क्रैक तो नहीं किए, तो बिल्कुल उसी तरह ये जो पोटेंशियल जीडीपी होती है इसमें भी हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि हम इतनी इकोनॉमी या फिर इतना आउटपुट या फिर इतने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर हमने प्रोड्यूस की तो नहीं है। तो इसी कारण से ये एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट होता है। अब ये थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट किस पे बेस्ड होता है? मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे भावी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पोटेंशियल रखते हैं, हम हमारी जीडीपी को या हमारी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं। तो ये कैसे बोलते हैं? ये कुछ कैलकुलेशंस करके बोला जाता है। वो ये निकालते हैं कि अगर हमारी लेबर और साथ ही हमारे देश की जो कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल का मतलब मशीन से, ये जब अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करेंगी या मैं बोल लूँ मैक्सिमम सस्टेनेबल रेट पे कंसिस्टेंटली काम करेंगी, तो हम लोग हमारे पोटेंशियल जीडीपी को अचीव कर पाएंगे। क्लियर हो रही बात? और ये जानना मुश्किल तो नहीं है। हाँ, अगर हमारी लेबर जो प्रॉपरली स्किल्ड हो और परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली काम करे और जो हमारी मशीन्स हैं
ये इसकी फुल कैपेसिटी पे काम करे तो क्या हम हमारी पोटेंशियल जीडीपी को अचीव नहीं कर पाएंगे? क्या हम सबसे मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो बस यही होता है पोटेंशियल जीडीपी। तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट आ गए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। एक तो आ गई हमारी रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब हम वाकई में अभी कितना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और एक हमारे आ गई पोटेंशियल जीडीपी, कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो गैप है, इस गैप को ही हमें फुलफिल करना होता है। गैप क्या है कि आज हम कितनी प्रोड्यूस कर रहे हो ना, हम कितनी कर सकते हैं, ये एक गैप है। और यही गैप शोकेस कर रहा है कि हम कितना पीछे रह रहे हैं पोटेंशियल जीडीपी को अचीव करने से। क्लियर हो गई बात? तो इस पर्टिकुलर गैप को आउटपुट गैप भी कहा जाता है। अब यहां से आउटपुट गैप का एक और कंसेप्ट आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। सपोजेडली ये जो हमारा आउटपुट गैप है ये पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब आप समझे, अगर आउटपुट गैप पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ये है कि जो हमारी जीडीपी है ना, ये ज़्यादा हो गई है पोटेंशियल जीडीपी से। मतलब ये जो रियल जीडीपी है, मतलब कि आज हम जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं ये पोटेंशियल जीडीपी से भी ज़्यादा हो जाए। मतलब कि हमारी लेबर और जो कैपिटल है, हमने इसको थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट करके बोला कि हम लोग एक दिन में मैक्सिमम 100 गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं, ये हमारा पोटेंशियल है। मगर हमने बना 110 दिए। अब आप बोलोगे कि बना ही 100 सकते हैं तो 110 कैसे बना दिए? बिल्कुल पॉसिबल है। हमने 100 ये सोच के बताए थे हमारी लेबर और कैपिटल को देखते हुए, ठीक है। मगर अब आप एक सिनारियो सोचो कि हमने हमारी लेबर के अंदर एक पैट्रियोटिक भावना जगा दी। मान लो कि हम वॉर लाइक सिचुएशन में चाइना से हमने हमारी लेबर को मोटिवेट कर दिया कि आज हमने अगर सुबह से लेकर रात तक में 110 प्रोडक्ट नहीं बनाए तो हम भारतीय नहीं। तो फिर तो आप जानते हो क्या होना है, हम इतने भावुक लोग हैं कि 110 क्या, हम 220 बना देंगे। क्लियर हो रही बात? तो यहां पे ये चीज अगर हो जाती है, आउटपुट गैप पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारी जीडीपी जो है वो ज्यादा हो जाएगी पोटेंशियल जीडीपी से। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी उसकी सस्टेनेबल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है। और अगर ये चीज वाकई में सही है, ऐसा अगर हो रहा है, तो क्या होगा, हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कम होगा? हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन राइज होगा। क्यों होगा? ये तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा हुआ है हमारी बिजनेस साइकिल को पढ़ते हुए। अगर आपको याद है कि मैंने आपको बिजनेस साइकिल पढ़ाई थी, अगर आप चाहते हो उसको वापस से समझना तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर यहाँ पे दोस्तों मैं वाई एक्सिस ले लूँ और यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लूँ, वाई एक्सिस पे मैं मान लेता हूँ कि मेरी जीडीपी दिखा रहा हूँ मैं, और एक्स एक्सिस पे मैं मान लेता हूँ कि मैं टाइम दिखा रहा हूँ। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो बिजनेस साइकिल है वो जनरली कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये एक्सपांशनरी फेज कहलाएगा और ये कॉन्ट्रैक्शनरी फेज। मतलब कि एक्सपांशनरी का मतलब होता है जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब आपकी इकोनॉमी सिकुड़ रही है। तो जनरली देखा जाता है दोस्तों कि जो एक्सपांशनरी फेज होता है इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस पर्टिकुलर फेज में जो इन्फ्लेशन होता है वो भी ज़्यादा होता है। इस पर्टिकुलर फेज में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो उसी कारण से मैंने यहाँ पे बोला कि जब पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा जीडीपी हमारी होगी तो उस समय इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा। वहीं अगर इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन अगर हम लें, मतलब कि आउटपुट गैप को अगर हम नेगेटिव मान लें, मतलब कि जो हमारी पोटेंशियल जीडीपी है वो ज़्यादा है बजाय कि रियल जीडीपी के, जो कि अक्सर होता है, तो इसमें क्या होगा, आउटपुट गैप नेगेटिव आ जाएगी। तो इस टाइम पे जनरली हम स्लो डाउन या रिसेशनरी फेज को देखते हैं। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पोटेंशियल जीडीपी है, व्हाई डज इट मैटर टू अस? ये क्या मैटर करती है हमारे लिए? तो दोस्तों यहां पे जो पोटेंशियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप इमेजिन करो, अगर आप आज की तारीख में 100 गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि आपकी इकोनॉमी कितने मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज बना सकती है, मतलब कि कितनी पोटेंशियल जीडीपी आपके देश की हो सकती है, तो पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाएंगे किसके लिए? बात समझ में आ रही है आपको?
तो पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसीज बनाने के लिए, मतलब कि पॉलिसी मेकिंग में और साथ ही पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे ये पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी की पोटेंशियल कितनी है। और जब उनको ये चीज़ पता चल जाएगी तो वो किन किन चीज़ों को बदल सकते हैं मार्केट में, वो बदल सकते हैं मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स को। जब ये लोग इंटरेस्ट रेट्स को बदलते हैं तो हम लोग जानते हैं किस पे अफेक्ट पड़ता है, डायरेक्टली लोन्स पे, है ना। इंटरेस्ट रेट्स, या फिर आप समझ सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको बदल के किसको अफेक्ट किया जा सकता है, लोन्स को। लोन्स को बदलना, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट्स को बदलना। लोन्स को बदलना या इंटरेस्ट रेट्स को बदलना, इसका क्या मतलब है कि अब हमारी गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देख सकती है कि हमारे मार्केट में ज़्यादा लोन ट्रिकल डाउन करना है या कम। अगर हमने ये देख लिया कि हमारा पोटेंशियल जीडीपी और ज़्यादा है, मतलब कि हम और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि लोन ज़्यादा से ज़्यादा डिसबर्स हो, और क्योंकि अभी हम पोटेंशियल जीडीपी तक नहीं पहुंचे। लोन ज़्यादा से ज़्यादा डिसबर्स होंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, गुड्स एंड सर्विसेज और ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो हम हमारी पोटेंशियल जीडीपी तक बढ़ सकते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है एंड दैट्स व्हाई इट मैटर टू अस। इसी कारण से पोटेंशियल जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अभी तक आप यही सोच रहे होगे कि इसको कैलकुलेट करना ही क्यों जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने दोस्तों एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ ली, जो कि ये कॉन्सेप्ट है अबाउट पोटेंशियल जीडीपी। अब मैं आपको अगले पैरामीटर पे लेके चल रहा हूं, जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से डिटर्मिनेंट्स पे हमारी पोटेंशियल जीडीपी डिपेंड करती है। तो यहां पे सबसे पहले जो हमारा स्किल वर्कफोर्स है उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि स्किल्ड वर्कफोर्स होना कितना ज़रूरी है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ये आप जानते हो। साथ ही हमारा जो लेबर मार्केट है वो कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आपको पता होगा कि जिन देशों में लेबर मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है वहाँ पे कंपनीज बहुत आसानी से काम कर सकती हैं, बेसिकली ईजी हायर एंड ईजी फायर पॉलिसी अपना सकती हैं। उनको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स फॉलो नहीं करना पड़ते, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करना पड़ते, तो कंपनीज बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर पाती हैं। मगर हमारे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिजिड है, इसी कारण से हमारे यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट लेबर कोड्स लाने की कोशिश कर रही है, जो मैंने आपके साथ में इंडिविजुअल वीडियो में डिस्कस किया था और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। इसी के साथ आपकी कैपिटल कितनी इफ़िशेंटली काम कर पा रही है, इसका मतलब आपके देश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कितना बेहतर है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपके यहाँ पे कैपिटल उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी, मतलब मशीन्स उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी। इसका मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट बनेगा जिसके थ्रू आप पोटेंशियल जीडीपी को अचीव कर पाओगे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल प्रोसीजर्स जो होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। उसका क्या कारण है, एडमिनिस्ट्रेशन के कारण रेड टेपिज्म। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं विच आर टाइम टेकिंग, जिसको हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग बढ़ा के, इनको इम्प्रूव करके अपनी रैंकिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जिसको मैं मानता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है, जैसे भारतमाला, जैसे सागरमाला। अब आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि भारतमाला और सागरमाला प्रोजेक्ट किसके लिए हैं, राइट। मतलब कि आप बताओ कि हाईवेज के लिए और पोर्ट डेवलपमेंट के लिए कौन से हैं। तो ये आपने डिटर्मिनेंट्स देख लिए। फिर जो अगला क्वेश्चन था कि ऐसे फैक्टर्स बताओ जो इंडिया को उसकी पोटेंशियल जीडीपी अचीव नहीं करने दे रहे। बेसिकली वो आपसे चैलेंजेस पूछना चाह रहा है। क्या क्या आपको चैलेंजेस पता है? तो हाँ पता है, अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जैसे ये बता दो कि वर्कफोर्स जो है वो पुअरली स्किल्ड है। फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है। फिर आप बता सकते हो कि हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते। इसके बाद आप लिख सकते हो कि हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसके बाद आप लिख सकते हो कि हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एनफोर्समेंट जो है वो हम ठीक तरीके से नहीं कर पाते। तो इस तरीके से अगर आप
अपने आंसर में ये सारी चीजें मेंशन कर देते तो आपको क्या अच्छे मार्क्स नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जरूर बताइएगा कमेंट में आपको ये कैसा लगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, अगर क्लियर हो गया है तो यू मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, माइट दे ऑल्सो नीड एंड लाइक इफ यू शेयर विद देम, इट विल ऑल्सो हेल्प देम इन देयर मेंस एग्जामिनेशन। Stay tuned with me for the future lectures. Keep shining. Have a good day.